हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स विजन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र पटेल एक बार फिर से हम लोग आपके सामने पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आप लोग को प्रियम्बल संविधान की प्रस्तावना आप लोग के सामने पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि आप उसके MCQ जितने भी हैं किसी भी नोट्स बुक में, किसी भी क्वेश्चन आंसर बुक में सॉल्व कीजिए। आप लोग 100% क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग उसका अगला टॉपिक यानी आर्टिकल 1 से 4 भारत का राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने लिखा है भारत का राज्य क्षेत्र, इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 1। देखने में तो दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन याद रखिए इतने खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ना कि वाकई में आप देखिए कई बार लोक सेवा आयोग ने हमारे अदर स्टेट के पीसीएस में, यूपीएससी तक में क्या खूबसूरत क्वेश्चन बनाए हैं। मात्र 4 आर्टिकल्स हैं, भाग 1 में मात्र 4 आर्टिकल्स हैं और गजब के क्वेश्चन बने हैं, इतने खूबसूरत कि आप देखते रह जाएंगे। आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा। भारत का राज्य क्षेत्र दोस्तों, ये आर्टिकल 1 से 4 भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 1 से 4 तक में है और ये भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 22 हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कितने भाग है, भाग 22 हैं। तो पहला भाग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें 1, 2, 3, 4 आज हम पढ़ेंगे। और अब मैं आपके साथ आज फिर दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद आप जाइएगा किसी भी नोट्स के, किसी भी घटना चक्र के, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व कीजिएगा, आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 100% दावा तो नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन 90% क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। यानी आर्टिकल 1 to 4 भाग 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। आर्टिकल 1 देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 1 में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है। भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है। फिर से दोहराता हूँ, भारत दैट इज इंडिया शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, जो भी बोलिए आप। भारत जो कि राज्यों का संघ है। आइए देखते हैं, इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए, भारत जो कि इंडिया है। मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राज्यों का संघ है। भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है, इस पे और इस पे आप लोग को ध्यान देना है। पहला शब्द क्या लिखा है, भारत। दूसरा शब्द क्या लिखा है, इंडिया। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए किन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देगा आपको हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष और इंडिया। बताइए दोस्तों क्या सही है। याद रखिए आर्टिकल 1 में मात्र भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, कहीं भी भारतवर्ष और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया है, आप लोग 100% क्लियर हो जाइए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के, हमारे राज्य के लिए मात्र भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, कहीं भी हिंदुस्तान और भारतवर्ष का उपयोग नहीं किया गया। और कई बार एग्जाम में हिंदुस्तान और भारतवर्ष देख के आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए याद रखिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहीं से घूम फिर के कई बार क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, राज्यों का संघ है। इस लाइन का दोस्तों अगर मैं इस लाइन पे चर्चा करूं तो मेरे पास कम से कम 1 घंटे का समय होना चाहिए, तब इस लाइन पे हम विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन समय की कमी होने के कारण हम लोग इस टॉपिक को संक्षेप में समझेंगे। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे संघ को
संघ। याद रखिए दोस्तों यूनियन और फेडरेशन दो शब्द होते हैं। यूनियन और फेडरेशन दोनों का मतलब संघ होता है, लेकिन भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब आप लोग को समझना जरूरी है। यूनियन का मतलब होता है भारत राज्यों का संघ, यानी जो राज्य हैं भारत के, फिलहाल तो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये किसी भी समझौते का परिणाम नहीं हो सकते। यानी किसी भी राज्य को, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। वहीं फेडरेशन शब्द अगर यहीं लिखा होता तो इसका अर्थ बदल जाता दोस्तों, और अपोजिट हो जाता कि जो भी राज्य हैं और जो भी इकाइयां हैं उनको समझौते का परिणाम है, यानी जब वो चाहे राज्य से अलग हो सकती हैं। और अमेरिकी संविधान में फेडरेशन शब्द का उपयोग किया गया है और भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। यानी अमेरिका में जो राज्य हैं उनको अमेरिका है उससे अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। बेसिक अंतर यही है और यहीं से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यूनियन और फेडरेशन समझ गए ना। यूनियन का मतलब है संघ, फेडरेशन का मतलब है संघ। बेसिक अंतर क्या है, जहाँ पे यूनियन शब्द लिखा होगा वहाँ की इकाइयों को उस राज्य से, उस देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। फेडरेशन में जस्ट अपोजिट, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन वहाँ की इकाइयों को उस राज्य से अलग होने का अधिकार है, इसलिए वो समझौते का परिणाम है। वो समझौते के तहत आपके साथ हस्ताक्षर किए हैं कि हम आपके साथ तभी तक रहेंगे जब तक हमारी मर्जी रहेगी, जब तक आप हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करते रहेंगे, जब तक आप शर्तों को पूरी करते रहेंगे, तभी तक हम आपके साथ रहेंगे। और यही अमेरिकी संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन भारतीय संविधान में यूनियन है, यूनियन का मतलब आप किसी समझौते का परिणाम नहीं है, आपको भारत के अंतर्गत रहना है तो रहना है। नागालैंड, कश्मीर, बहुत सारे राज्य हैं मांग करते हैं हम भारत से अलग होंगे। अब देखते थे पंजाब में पहले आंदोलन चला करता था कि हम अलग राज्य क्षेत्र बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन संघ शब्द होने की वजह से वो लोग अलग नहीं हो सकते। याद रखिए दोस्तों, यही आधार है कि कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत वो किसी भी समझौते के परिणाम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं से हूबहू क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। एक शब्द लिखा है राज्यों का संघ, आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ। एक शब्द होता है संघात्मक, एक शब्द होता है एकात्मक। एक शब्द है संघात्मक, एक शब्द है एकात्मक। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, आपके पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है। आपको संघात्मक में टिक करना है। अगर पूछता है अमेरिका की शासन प्रणाली कैसी है, आपको एकात्मक व्यवस्था में टिक करना है। दोनों में बेसिक अंतर क्या समझ लेते हैं। संघात्मक का मतलब होता है जो शासन होगा, सत्ता चलेगी, वो राज्य और केंद्र पे शक्ति का बंटवारा होगा, यानी राज्य के पास भी शक्तियाँ होंगी और केंद्र के पास भी शक्तियाँ होंगी। यही संघात्मक व्यवस्था है। एकात्मक में क्या है, राज्य कोई नहीं होगा, डायरेक्ट केंद्र से शासन चलेगा, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होगा दोस्तों। बेसिक अंतर यही है। ब्रिटेन जैसे राज्य में, मैंने अमेरिका बोला है शायद यहाँ पे, एकात्मक में, सॉरी, एकात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में नहीं ब्रिटेन में है दोस्तों। ब्रिटेन और ये भारत है। एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है, संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में है। एकात्मक मतलब है वहाँ कोई राज्य नहीं होगा, अर्थात वहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, यानी राज्य के पास कोई शक्ति नहीं होगी और राज्य नहीं होगा, शक्ति किस बात की दोस्तों। इसलिए एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र पे ही पूरा शक्ति होती है, अर्थात शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होता। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भारत में केंद्र के बाद राज्य के पास शक्ति होती है, राज्य के पास नगर पालिका के पास शक्ति होती है, नगर पालिका के बाद पंचायती राज के पास शक्ति होती है। शक्ति का विकेंद्रीकरण 3 रूपों में किया गया है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का कोई भी केंद्रीकरण नहीं है। और यही है, और बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ब्रिटेन और बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है आपका भारत। याद रखिएगा, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, संघात्मक। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कैसी है, एकात्मक। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 में यही कहा गया है, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है, उसके आगे जस्ट लिखता है आर्टिकल 1 में ही, जिसमें
आर्टिकल 1 में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित व अर्जित किए गए प्रदेश। यहाँ पे नए शब्द आप लगा सकते हैं, नए अर्जित किए गए प्रदेश। आर्टिकल 1 में ही भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है, उसके आगे लिखा है भारत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश व नए अर्जित किए गए क्षेत्र शामिल होंगे भारत के राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत। आप लोग जानते हैं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 केंद्र शासित बन गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। स्वाभाविक है, जम्मू कश्मीर एक राज्य घटा और उसके बाद 28 राज्य हो गए। आप लोग जानते हैं दमन द्वीप 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया, इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश व 28 राज्य बचे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। आर्टिकल 1 खत्म होता है दोस्तों, आर्टिकल 1 से हूबहू यही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग अगर ध्यान देंगे आगे, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। भारतीय संविधान में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? संघात्मक। भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है और भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है दोस्तों। यानी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ओके। और भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए भारत के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जबकि ब्रिटेन में शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 पढ़ते हैं दोस्तों। इस पे कुछ विशेष बातें नहीं है। आर्टिकल 2 में सिर्फ इतना कहा गया है, भारत जो नए क्षेत्र अर्जित करेगा, जो नए क्षेत्र जीतेगा, पाकिस्तान से आपके, चाइना से आपके, म्यांमार से आपके, भूटान से आपके, श्रीलंका से आपके, किसी भी पड़ोसी राज्य से जो नए क्षेत्र अर्जित करेगा, उस किस प्रक्रिया से अर्जित किए जाएंगे, उस प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 2 में है। मात्र सिर्फ इतना याद रखिए, जिस प्रक्रिया से नए क्षेत्र को अर्जित करेगा उस प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 2 में है और वो संसद उस प्रक्रिया के द्वारा उस नए क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेगी। आर्टिकल 2 में सिर्फ इतना है दोस्तों। आर्टिकल 3 पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 कहता है दोस्तों, संसद को कुछ अधिकार देता है आर्टिकल 3, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आर्टिकल 3 से बनते हैं। और उसमें शामिल क्या है? भारत के किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, किसी नए राज्य का निर्माण करना है, किसी नए राज्य का पुनर्गठन करना है, वो सब अधिकार संसद को देता है आर्टिकल 3। कई बार क्वेश्चन हमारे कई एग्जामों में पूछा है कि किसी भी नए राज्य के गठन का अधिकार किसको है? संसद को। किसी भी नए राज्य का गठन का अधिकार संसद को है, किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। किसी भी नए राज्य की सीमा में किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, यह अधिकार किसको है? संसद को। और ये सब जो शक्तियां हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत केंद्रित है। अब आप लोग को मैं दोस्तों बात बताना चाहता हूँ, संसद को अधिकार दिया गया है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश को 4 डिवीजन में डिवाइड करने की बात चल रही है, तो क्या इसमें उत्तर प्रदेश का कोई अधिकार नहीं है? क्या उससे सलाह नहीं लेनी चाहिए कि हम आपके 4 पार्ट करने जा रहे हैं? लेनी चाहिए। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है अगर आप नहीं लेंगे। इसलिए ये भी इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में कि राष्ट्रपति भारत का प्रेसिडेंट जैसे ही संसद में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा कि हम फलान इस राज्य का हम नाम परिवर्तन करने जा रहे हैं, या इस राज्य का हम सीमा में परिवर्तन करने जा रहे हैं, या इस राज्य का हम काट के नया राज्य बनाने जा रहे हैं, डबल 2 या 3 उसके पार्ट करने जा रहे हैं, तो उस राज्य से पहले राष्ट्रपति सलाह मांगेगा कि क्या उस राज्य के मंत्रिमंडल से बोलेगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। मंत्रिमंडल है या विधानसभा है या विधानमंडल है वहाँ उस राज्य में, उससे पूछेगा कि हम आपके राज्य का इतने डिवाइडों में तोड़ने जा रहे हैं, क्या आप उस बात से सहमत हैं।
ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 3 में ही। आप लोग को याद होगा जब 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य हुआ करता था, उसका 2 भागों में डिवीजन कर दिया गया। एक राज्य हुआ तेलंगाना, आप लोग के सामने आया 2 जून 2014 को, तो आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो। उसके पहले राष्ट्रपति ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभा से पूछा था कि क्या हम आपका तेलंगाना राज्य के रूप में नए गठन कर सकते हैं, आपको 2 भागों में बांट सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य ने, आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, हमें 2 भागों में नहीं डिवाइड होना। तो क्या आपने तेलंगाना राज्य नहीं देखा क्या दोस्तों? देखा ना। तो इसका ये सीधा मतलब होता है कि राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य की विधानसभा या विधानमंडल की सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी संसद अगर चाहती है कि हमें नए इस राज्य का 2 भागों में बंटवारा करना है तो करेगा, उस राज्य की विधानसभा या विधानमंडल उस पर बाधा नहीं बन सकती। आप लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि जैसे राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश से पूछा कि आप बताइए, हम आपको 2 भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो आप बताइए कि आप सहमत इस बात से नहीं। तो आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि उस आंध्र प्रदेश कितने समय में राष्ट्रपति के पास ये सूचना पहुंचा देगा कि हाँ, हम सहमत हैं या असहमत हैं। याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल 3 में किसी भी समय तिथि का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति, सीधा लिखा हुआ आर्टिकल 3 में, राष्ट्रपति उस समय को निर्धारित करेगा कि आप इतने दिन में, इतने महीने में, इतने साल में हमें बताइए कि हम आपके राज्य का बंटवारा करें या ना करें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य से उस राज्य के सीमा में नाम में परिवर्तन करने से संबंधित सूचना मांग सकता है, उस राज्य को कितने दिनों के अंदर सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को, ऑप्शन दे सकता है 14 दिन, 6 महीने, 3 साल, और इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। या अनिश्चित काल, या राष्ट्रपति, या तो फिर देगा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि, या तो अगर इनमें से कोई नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं टिक कीजिए। याद रखिए दोस्तों इस बात को। आर्टिकल 3 में इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीधा सा क्वेश्चन आता है, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, राज्य का पुनर्गठन। 3 चीजें याद रखिए, आपका आर्टिकल 3 खत्म। और यह अधिकार संसद को है, और राष्ट्रपति उस राज्य से जानकारी मांगता है। किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं, राष्ट्रपति उस तिथि को खुद संबंधित राज्य को देता है कि आप इतने दिन के अंदर हमें जानकारी दीजिए। आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 दोस्तों, आर्टिकल 4 कहता है, हमने आर्टिकल 4 को हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से जोड़ के। इन दोनों का मिश्रण ही है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद जो संशोधन करेगी, किसी भी राज्य का पुनर्गठन करेगी, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करेगी, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करेगी, किसी भी नए राज्य को पड़ोसी देशों से अर्जित करेगी, उसमें जो संविधान में संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर से कहता हूं मैं, फिर से दोहराता हूं मैं, गौर से सुनिए और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद जो राज्य का पुनर्गठन करती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करती है, राज्य के नाम में परिवर्तन करती है, नए राज्य का अर्जन करती है, जिस प्रक्रिया से करती है संसद, उसको अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बस इतना याद रखिए। आर्टिकल 4 सिर्फ इतना ही कहता है, अनुच्छेद 4। और अगर आप इतना याद रख लिए, यकीन मानिए दोस्तों, आपका भारत के राज्य क्षेत्र से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, लगे हाथ थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे हम लोग 368 जब पढ़ेंगे आगे तो उस पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन तो सिंपल सा आता है कि संविधान में संशोधन करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आप अनुच्छेद 368 टिक कीजिए सीधे, आपका आंसर राइट। 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है? संसद को। राष्ट्रपति मत टिकिए।
संसद को 368 अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संविधान में संशोधन करने संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 368। संविधान में संशोधन होता कितने प्रकार से दोस्तों, ये बात हम लोग चर्चा करेंगे आज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल चीज है। अगर आप मेरे साथ एक मिनट जुड़े रहे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको दोबारा कभी ये चीज पढ़नी नहीं पड़ेगी। पहला, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत। दूसरा, विशेष बहुमत। तीसरा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। दोस्तों लिखावट पे मत जाइएगा, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से। रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट। आइए समझते हैं। सामान्य बहुमत का मतलब होता है दोस्तों 50% प्लस 1। ओके। विशेष बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1 प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। याद रखिए दोस्तों, सामान्य बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। विशेष बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। यदि 50% प्लस 1 यदि संसद में उपस्थित या सभा में उपस्थित, विधानमंडल है या विधान परिषद है या विधान राज्यसभा है या लोकसभा है, उसमें उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत, यानी उस संसद में, उस सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो में यदि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत ही विशेष बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत। अब तीसरा संशोधन क्या है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब वही है उस सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आई होप ये 3 चीजें आप समझ गए होंगे। ये चीज और ये चीज, दूसरा और तीसरा, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, ये दोनों चीजें आर्टिकल 368 के तहत आती हैं और सामान्य बहुमत आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी चर्चा को, किसी भी बिल को विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से पास किया जाता है तो वो संविधान में संशोधन माना जाएगा, नहीं 368 के अंतर्गत आएंगे संविधान के। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यदि संसद किसी भी बिल को सामान्य बहुमत से पास करती है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। और मैंने आपसे अभी क्या कहा कि आर्टिकल 4 कहता है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी भी राज्य का गठन, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी नए राज्य का अर्जन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब कौन से होंगे? सामान्य बहुमत से बिल पास होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने तेलंगाना राज्य बनाया 2 जून 2014 को, तो आपने बिल संसद में किस प्रक्रिया से पास किया होगा? सामान्य बहुमत से। क्योंकि सामान्य बहुमत आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जितनी भी संसद प्रक्रिया करती है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन सामान्य बहुमत से अगर किया गया तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। याद रखिए, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी प्रक्रिया संसद करती है वो सामान्य बहुमत से करती है और सामान्य बहुमत से जो भी प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। संविधान में संशोधन मात्र 2 चीजें होती हैं, एक विशेष बहुमत जिसका मतलब है संसद में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये 2 चीजें संसद
ये संविधान संशोधन मानी जाएंगी। अनुच्छेद 368 के तहत जब संसद सामान्य बहुमत से बिल पास करती है तो संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी। आई हो दोस्तों, आई हो आप लोग पूरा समझ गए होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर के किसी भी क्वेश्चन सेट को सॉल्व कीजिए, किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम तक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप किसी भी वनडे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स भी कीजिए। हमारा नया यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग को सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम आप लोग के सामने ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि पूरी पॉलिटी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को मैं इतने विस्तृत अध्ययन से पढ़ाऊँगा कि आप लोग को कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।